नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई मसलों से दो चार होते हैं। कई बार कानूनी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा आपके साथ भी अगर है तो आप हमें यहाँ कॉल कर सकते हैं। हमारा ये खास प्रोग्राम आपके लिए है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक लीगल एक्सपर्ट जो कि आपको आपके कानूनी मसले से निपटने के लिए अपनी कीमती राय देंगे, मशवरा देंगे। हमारे लीगल एक्सपर्ट से राय हासिल करने के बाद आप अपने तौर पर अपने वकील या फिर मकामी तौर पर जो भी आपकी कार्रवाई है तब आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपको मशवरा मिल सकता है। तो चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इस्तकबाल करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद आलम साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए नाज़रीन, हम अपना ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी एक तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें, अपने जो फ़ोन का वॉल्यूम है वो ऐसा रखें ताकि वकील साहब तक आपकी बात, आपका जो सवाल है वो पहुंच जाए। आप अपना क्वेश्चन अगर पहले से ही थोड़ा सा फ्रेम कर लेंगे, बना लेंगे आपको क्या पूछना है, तो वकील साहब को आपका जवाब देने में आसानी होगी। जितना आप मुख्तसर पूछेंगे, टू द पॉइंट पूछेंगे, उतना ही आपको आसानी होगी, आपकी कॉल भी जो है वो ज़ाय नहीं होगी। इन्हीं तमाम चीज़ों के साथ चलिए अब हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और वकील साहब, हम आपसे सबसे पहले आज जानना चाहेंगे, चूँकि हमारे पास इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट के ताल्लुक से काफ़ी सवाल आते हैं। कई लोग आज के दौर में खुसूसी तौर पर इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो ये जो गैर कानूनी कब्जा जात है, जो अतिक्रमण जिसको हम कहते हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट, ये कितनी तरह का होता है? कानून क्या कुछ कहता है? देखिए, इलीगल इंक्रोचमेंट जो है वो दो तरह का है। एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट और दूसरा गवर्नमेंट के जमीन पर इंक्रोचमेंट, पब्लिक लैंड पर इंक्रोचमेंट जी। ये दो तरह के इंक्रोचमेंट हो गए। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी पर भी है या सरकारी पर भी है, जैसे मान लीजिए किसी को हमने लीज पर कोई चीज दिया और उसके बाद उसका टाइम खत्म हो गया और वो खाली नहीं कर रहा है, तो वो उसको भी हम लोग इलीगल पोजेशन या इलीगल जी जी तो जी। ये मेन इस दो तरह का इंक्रोचमेंट हो गया, एक पब्लिक लैंड पर और एक प्राइवेट लैंड पर। जी। और वकील साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए जो इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी कब्जा है, वो हो गया है, ऐसी सूरत में एक आम शहरी सबसे पहले क्या करे? प्राइवेट लैंड पर? जी 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 जी, प्राइवेट लैंड पर अगर गैर कानूनी कब्जा 2 महीने के अंदर का है तो उसके लिए सीआरपीसी में 145 सब क्लॉज 4 में एसडीओ के यहाँ, सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ आप दरखास्त डालेंगे और वो इंक्वायरी करेगा। और अगर ये साबित हो जाता है कि 2 महीने के अंदर आपको आपकी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया है, तो उस कब्जे को हटा के, और एसडीओ को ये पावर है कि वो कब्जा आपको दिलवा दे। और अगर 2 महीना से ज्यादा हो गया है और 6 महीना के अंदर है तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मुंसिफ के यहाँ जा सकते हैं जी कि साहब हमको इलीगल डिस्पोजेस कर दिया गया है, इलीगल इंक्रोच हो गया है। तो अगर वो इंक्वायरी में ये आ जाता है कि हाँ 6 महीना के अंदर आपको डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो वो आपको पोजेशन दिलाएगा कोर्ट। और अगर 6 महीना जी बिल्कुल वकील साहब, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। तो नाज़रीन, वकील साहब से हम लगातार बात कर रहे हैं और चलिए हम अपने कॉलर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कहाँ से कॉल किया और अपना सवाल करिए, नाम बताइए। हाँ सर, मैं अदोनी से बात कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश से।
हाँ, तो ये वकील साहब से पूछना है। मैंने मेरा ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने एक दुकान उस पे लीज पे दी हुई है एटीएम के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। जी जी उसको अग्रीमेंट भी हो गया है, उनके तरफ से मेरे तरफ से अग्रीमेंट भी हो गया है जी। तो मेरे को अभी बोल रहे कैंसिल करते हैं बोल के। मेरे को उन्होंने है ना रेंट बॉक्स 3 महीने का रेंट भी नहीं दिया हुआ है अभी तक, उसमें है ना काम भी नहीं चालू किया है एटीएम का जो होता है डेकोर वगैरह है ना कि अभी तक। हाँ, तो उन्होंने बोल रहे वो अग्रीमेंट कैंसिल करता हूँ बोल के है ना, ये कॉल आई हुई है मुझे क्या, तो मैंने इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, मुझे जरा एडवाइस दीजिए। जी बिल्कुल, एडवाइस दीजिए। जी वकील साहब आपने सवाल सुना? हाँ, सवाल सुन लिया जी। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में इनको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मुंसिफ के यहाँ जाना होगा और वहां उनको डिमांड करना होगा कि साथ, ताकि इनका जो एग्रीमेंट हुआ होगा ना उसमें क्लॉज दिया हुआ होगा कि अगर कोई छोड़ना चाहता है पहले तो उसको पहले नोटिस देना होगा, या ये हटाना चाहते हैं तो ये नोटिस देंगे। ये सारे चीज को अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनके खिलाफ में ये कॉम्पनसेशन का और जो इनका पैसा बाकी है उसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये मुंसिफ के यहाँ कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने के लिए और हमें कॉल करने के लिए। कॉलर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन चलिए बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी बात वकील साहब तक पहुंच जाए। वकील साहब हम बात कर रहे थे इलीगल इंक्रोचमेंट की। अगर ज़मीन पर कब्जा हो गया है, किसी की अपनी ज़मीन है, प्राइवेट ये ज़मीन है और कब्जा हो गया है, उनको पता चल गया है, तो वो कैसे कानूनी मदद ले सकते हैं ये आपने बताया। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि आजकल के माहौल में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़मीन कहीं और होती है, वो खुद किसी दूसरे शहर में रहते हैं, या फिर एनआरआईज जो कि बाहर बैरूनी मुमालिक में लोग रहते हैं और उनकी ज़मीन यहाँ पर है। अगर उन्हें पता चलता है कि उनकी ज़मीन पर ये इलीगल इंक्रोचमेंट हो गया है, ऐसी सूरत में डिस्टेंस से, दूर से वो किस तरह से कानूनी मदद ले सकते हैं? वो दूर से इस तरह से कानून, जिस मुल्क में भी वहां रह रहे हैं जी, तो नाज़रीन यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब, जिनसे लगातार हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। खुर्शीद साहब, एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे पूछा था कि अगर कोई एनआरआई है, उनकी यहाँ पर ज़मीन है या फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है गैर कानूनी तौर पर और उनको ये पता चल जाता है, तो वो डिस्टेंस से, फासले के साथ किस तरह से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? उनको सबसे पहले ये करना होगा कि जिस मुल्क में भी वो रह रहे हैं जी, उस मुल्क में जो इंडियन एम्बेसी है जी सर, वो एम्बेसी में जाके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और साथ ही वहां से वो ऑनलाइन जो है वो होम डिपार्टमेंट को इसकी खबर कर सकते हैं जी। तो उसके बाद वो वहां से एम्बेसी से ही वो दरखास्त चली आएगी, जिस शहर का भी, जिस टाउन का ये मामला है, वहां के सब डिविजनल ऑफिसर के पास, और फिर सब डिविजनल ऑफिसर उस पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टाइटल किस चीज को कहते हैं? मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी है उस पर किसका टाइटल है और ये कितनी अहमियत रखता है, कितने मायने इसके? जमीन के मामले में टाइटल ही सबसे बड़ी बात है। टाइटल के माने हकीयत। जी जी। ये जमीन जो है, ये या प्रॉपर्टी है, उसका हकदार कौन है, उसकी हकीयत किसकी है, इसी को टाइटल बोलते हैं। अगर टाइटल नहीं है आपका जी, तो आप उसके मालिक नहीं हैं।
ये आपके उस जमीन के मालिक होने का सबूत देता है। और टाइटिल कभी भी खत्म नहीं होता है, जी जी। मरते दम तक टाइटिल रहता है। अगर किसी ने कब्जा भी कर लिया है, किसी ने गलत तरीके से उसको बेच भी दिया, तो भी आपकी टाइटिल खत्म नहीं हो सकती। अगर आपके पास टाइटिल है, ये साबित करने के लिए कि ये जमीन आपकी पुश्तैनी है या खरीदी हुई है, तो उस पर जो है वो टाइटिल कभी भी खत्म नहीं होता। जी बिल्कुल, टाइटिल ऑलवेज जो है बरकरार रहता है। जी, और ये काफ़ी अहम भी है, ये भी आपने बताया। खुर्शीद साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी ने अपनी ज़मीन किसी को मान लीजिए दे दी है और वो वहाँ पर मकान बना के वो रहने भी लगे हैं, और इसी असना में किसी और ने उस पर अपना कब्जे का हक जताया हो, तो जो वहाँ पर रह रहा है, क्या वो किसी तरह की अपनी कानूनी मदद ले सकता है? हाँ, बिल्कुल ले सकता है। वो कानूनी मदद ये ले सकता है कि उसको जो है वो आपको एसडीओ के यहाँ या फिर सिविल कोर्ट में ये जाके साबित करना होगा कि साहब ये चीज हमने फला आदमी से खरीदा, या ये जमीन हमने फला आदमी से, या मकान फला आदमी से हमने टेनेंसी में लिया है, लीज पर लिया है, और उस आदमी को ये उस टाइटिल उस जमीन का है, वो दे सकते हैं। और ये हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो परमानेंट इंजंक्शन के लिए जी वो सूट फाइल कर सकते हैं। जी, और परमानेंट इंजंक्शन के मतलब हो गया कि हमको ये डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल। और सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ओनरशिप होना और पोजीशन होना, इसमें क्या फर्क है? देखिए, ओनरशिप का तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई मकान मेरा है जी, या फ्लैट है या जमीन है जी, तो उसके ओनर हम हो गए, यानी टाइटिल होल्डर हम हो गए। टाइटल, जी। लेकिन हमने अगर किसी को किराए पर दे दिया, किसी को लीज पर दे दिया, तो उसमें वो रहने लगे, तो पोजीशन उनका हो गया। तो पोजीशन इसी को कहते हैं। और अगर मतलब होस्टाइल पोजीशन, अगर आपके जानिस्ते पोजीशन आपने किसी को दिया नहीं, कोई कब्जा कर लिया और 12 साल लगातार आप उसको जो है रहने दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, तो जो आदमी इलीगल कब्जे में है वो उसको जो है एडवर्स पोजीशन में उसको टाइटिल पास कर जाएगा। तो हालांकि ये टाइटिल बहुत वीक टाइटिल है, लेकिन फिर भी अब आपको, यानी मतलब है कि अगर कोई इलीगल पोजीशन में आ गया है तो 12 साल के अंदर ही आपको उसको खाली करवा लेना है, नहीं तो वो एडवर्स पोजीशन में अपना टाइटिल जो है डिक्लेयर करवा सकता है। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया, बहुत ही अहम मालूमात आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो, वकील साहब आदाब। आदाब जी, वकील साहब, मेरा ये सवाल है, मैं रायचूर कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में एक प्लॉट घर लिया है, लेकिन उसमें गलती से रजिस्ट्री प्लॉट के नाम से हो गई है वकील साहब। अब वो जो ओनर जिससे मैंने खरीदा था वो बंदा दुबई चला गया। अच्छा, घर लिया है, रजिस्ट्री प्लॉट के नाम से कर दी गई है, ओनर भी यहाँ पर 3 माला मकान तैयार है। उसी प्लॉट पर मकान है ना? जी 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 वकील साहब। अच्छा, उसमें चौहद्दी दिया हुआ है ना? उसमें सिर्फ रजिस्ट्री में सिर्फ इसने रजिस्ट्री ऑफिसर ने ये कहा कि ये प्लॉट है, लेकिन ईस्ट वेस्ट दोबारा रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा आपको। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जी क्या है? ये तो दिया हुआ है ना? जी जी, दिया हुआ है। दिया हुआ है। अब है कि आपने मकान जो उस पर है उसको आपने रजिस्ट्री में डिक्लेयर नहीं किया। तो ये गलती है, इसका आप कोरिजेंडम आपको डालना पड़ेगा, करेक्शन स्लिप के लिए वहां डालना पड़ेगा, और उसका अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। वो जो मकान का भी जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से भी आपको कोर्ट फी देना पड़ेगा। जी,
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कॉलर को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब का भी बहुत बहुत हम यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वकील साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारी अगर कोई ज़मीन खाली पड़ी है और उस पर इस तरह का कोई इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो, गैर कानूनी कब्जा ना हो, उसके लिए क्या एहतियात करें? आप उसको बाउंड्री करवा के अपने कब्जे में रख लीजिए और उसको आप मोटेशन वगैरह सब अपने नाम से रखिए। देखिए, एक बहुत पुराना कहावत है जी कि जन जर जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। तो वो तो ख्याल आपको खुद रखना है, इसमें कोई कानून आपकी मदद नहीं कर सकता है कि कोई वहां पर सिपाही खड़ा हो। आप उसको बाउंड्री करा लें, कम से कम बाउंड्री करा के अपने कब्जे में कर लें, ताकि खुला रहने से ज्यादातर कब्जे होने का डर रहता है। जी, और वकील तो साहब, एहतियात अपने आप करना पड़ेगा। जी, बहुत सही आपने कहा कि एहतियात तो करनी पड़ेगी। वकील साहब, आपने खुद देखा होगा, क्योंकि आप भी इस तरह के मामलों को देखते रहे, हमारे पास भी अक्सर सवाल आते हैं कि खासतौर पर जो प्रॉपर्टी के मामले हैं उनमें बरसा बरस लग जाते हैं हल होने में, और कई बार ऐसा होता है कि जनरेशन नस्ल दर नस्ल ये मामला चला जाता है। इतनी दिक्कतों का सामना कम से कम आज के दौर में हमें ना करना पड़े। टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, डिजिटलाइजेशन है, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक क्लिक पर हमारे पास हाजिर हो जाती हैं, वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों का हम किस तरह से ख्याल रखें एक आम शहरी के तौर पे, ताकि हमारे बाद आने वाली नस्लों को दिक्कत ना उठानी पड़े, ख़ास तौर पर ये जो नाजायज़ कब्ज़ात हैं इसके लिए? देखिए, इसमें तो डिले, जहां तक डिले का सवाल है उसमें कोई वकील कुछ नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितने आबादी के हिसाब से और लिटिगेशन के हिसाब से जितना कोर्ट हमारे पास होना चाहिए जी, वो उतने कोर्ट हमारे पास नहीं है। फिर भी सरकारें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं लैंड डिस्प्यूट एक्ट वगैरह बना के कि ऑफिसर्स के जरिया ही जो है ये मामला जो है सलट जाए। जी जी। तो और सर्वे का भी काम बहुत सारे स्टेट में चल रहा है, डिजिटल सर्वे। तो वो हम समझते हैं कि कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो सारा प्लॉट वगैरह जो है ऑनलाइन जो है वो साबित हो जाएगा कि ये किसके कब्जे में है, किसका है, नहीं है, ये साबित हो जाएगा। उसके बावजूद भी देखिए, जमीन व मकान, इन लोग, ये सब चीज ऐसी है कि आपको खुद उस पर केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप खुद केयरफुल नहीं रहिएगा तो लिटिगेशन के लिए, जैसे बेईमान के सामने के बाला का कोई माने नहीं रहता है, चोर के सामने ताला का नहीं रहता, तो लिटिगेशन में तो डाल ही सकता है आदमी। इसलिए उससे एहतियात बरतने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको आप एकदम कंप्लीट रखिए। जो गवर्नमेंट का जो रेंट रिसिप्ट वगैरह होता है जी जी, वो सबको कंप्लीट रखिए, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, और उस पर नजर आपको खुद रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अगले कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी साहब, मेरे को आपसे एक राय लेना था। जी, मेरे जमीनात हैं, हम लोग भी एनआरआई के सऊदी अरब में 20-30 साल रह के आए। इन दिनों यहाँ पे गवर्नमेंट कब्जे में हमारे जमीन ले ली। गवर्नमेंट ने ले लिया? जी, गवर्नमेंट ले ली। देवेंद्र गौड़ साहब काम कर दिए, होम मिनिस्टर थे। अब हम नहीं थे तो कर लिए काम। अब उसके बाद हम गए तो ना मिल रहे, ना बात कर रहे हैं। मैं जाओ और निकाल लो, गवर्नमेंट से कर लो बोल के हमारे मियाँ को बोल दिए। उसके बाद हमारे मियाँ का इंतकाल हो गया। अब हम परेशान हैं, करना क्या? और जमीन 12 साल से ऊपर हो गई किस्सा, लेकिन 70 में हमारे सास ससुरे, हमारे मियाँ ऑब्जेक्शन कुछ डाले थे पहले भी कोई केसेस के लिए, तो क्या वो इसमें यूज हो सकता? जी, उसमें आपको ये करना होगा, चूंकि ये जमीन आपकी गवर्नमेंट ने ले ली है, कोई प्राइवेट आदमी ने नहीं लिया है, इसलिए इसमें आपको सूट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। और आपके हस्बैंड ने जो ऑब्जेक्शन वगैरह डाला था उन सब कागजात को लगा के और ये जमीन आपकी है
इसको लगा के आप हाई कोर्ट में 226 में रिट फाइल कीजिए कि गवर्नमेंट ने मेरा जमीन एक्वायर कर लिया है, या तो मेरा जमीन गवर्नमेंट छोड़ दे या उसका मुआवजा दे। तो आपको उस जमीन का जो आज के दिन में जो कीमत है उस कीमत का दुगना कीमत, और अगर गांव में है तो उसका जो है चौगुना कीमत 4 टाइम आपको पैसा गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको हाईकोर्ट में रिट फाइल करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन साहिबा को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके कानूनी उलझनों को दूर करने के लिए है। यहाँ पर हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट, एक वकील साहब रहते हैं जो कि आपको कानूनी मशवरा दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने तौर पर अपने वकील या अपने जो लोकल आपके वहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने मसले का हल जो है वो पा सकते हैं। चलिए बात करें, कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे पास कॉल्स भी आ रही हैं, वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं इलीगल इंक्रोचमेंट की, चाहे लैंड का हो या फिर प्रॉपर्टी के ताल्लुक से हो, और इस सिलसिले में वकील साहब हमें रहनुमाई कर रहे हैं। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बहुत ही बारीकी से तमाम तर चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है किसी ने अपनी दुकान जो है वो किराए पर दी है, लेकिन उस दुकान पर जिनको किराए पर दी वो अपना कब्जा कर लेते हैं, ना वो किराया दे रहे हैं ना ही वो दुकान छोड़ रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? और उनके पास कोई पेपर भी नहीं है, सिर्फ ज़बानी बातचीत हुई थी। नहीं, आपने जो किराया लिया उसका कोई सबूत है या नहीं है? आपसी लेन देन में वो बात होती रही, कैश में बात जो है वो होती रही। नहीं, ठीक है, कैश में हुई तो आपने उसको कहीं नोट किया या कभी उसने बैंक से आपको पैसा वगैरह दिया है या नहीं? इसका रास्ता यह है जी कि रेंट कंट्रोल एक्ट में अगर कोई आदमी किराया नहीं दे रहा है तो रेंट कंट्रोलर जो है सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, उनके यहाँ भी आप केस कर सकते हैं। और फिर आपको मैं बता रहा हूं कि आप इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जा सकते हैं उनको खाली कराने के लिए। जी जी, इविक्शन के लिए आपको सूट फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका। और लगातार नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वकील साहब से आज हम ख़ास तौर पर इलीगल इंक्रोचमेंट, गैर कानूनी कब्ज़ात, अतिक्रमण, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो आपकी अपनी जो कमाई है उससे जो प्रॉपर्टी या लैंड आपने बनाया है उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई मसला आपको दरपेश है आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब, जिनसे लगातार हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, टीवी बंद करवाइए। हेलो, हाँ हेलो, आ रही आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर? हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना टीवी थोड़ा कम कीजिए और बात कीजिए। हेलो, तो मैं दरख्वास्त मेरा नाम करूंगी। मुबीनुर रहमान है। जी जी जी, सवाल करिए। हाँ, सवाल ये है कि मेरे घर के बाजू एक ओपन प्लॉट है। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे घर के बाजू ओपन प्लॉट है गवर्नमेंट का, और वो गवर्नमेंट का है? हाँ, 20 साल से वैसी पड़ा हुआ है, उदा से है वो। क्या उसके ऊपर क्या होता है जरा बोल सकते हैं आप?
नहीं, सवाल आपका आपका सवाल समझ में नहीं आया। आप हमें दोबारा कॉल करिए बराए मेहरबानी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। और मैं दरख्वास्त करूंगी अपने तमाम नाज़रीन से कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, ताकि आपकी बात जो है वो हमारे वकील साहब तक पहुंच जाए और आपकी कॉल जो है वो इस तरह से कट ना हो। वकील साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं इलीगल इंक्रोचमेंट की, जो गैर कानूनी कब्ज़ात हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग जो फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट में अगर वो रह रहे हैं और उन्होंने कानूनी पेपर नहीं बनवाया है या उसका पोजीशन जो है वो नहीं ले पाए हैं, कुछ ही दिन हुए उनको वहां पर रहते हुए, और तभी कोई और आ जाता है कि नहीं ये तो मेरा फ्लैट है, ऐसी सूरत में वो क्या करें? फ्लैट में रहने से पहले ही किन खास बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए आमतौर पर? देखिए, आमतौर पर फ्लैट वगैरह खरीदने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट जो बना है वो गवर्नमेंट से, कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड है या नहीं है। जी जी। जो आदमी बना रहा है और जिस जमीन पर बना रहा है जी, उस जमीन के मालिक से और उस बिल्डर से कोई कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं है। तीसरा, के जो मकान बन रहा है, फ्लैट बन रहे हैं, जी, वो प्रॉपरली अप्रूव्ड है या नहीं है। सैंक्शन प्लान से बन रहा है या नहीं बन रहा है। बिल्कुल। इसके बाद ही उसमें आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मैंने खरीदने का कोशिश करना चाहिए। अगर ये सारी चीज नहीं है तो कभी भी कोई भी तरह का आफत आ सकता है। कॉरपोरेशन आपको तंग कर सकता है, कोई जिस जमीन पर बना उसका मालिक तंग कर सकता है। आप जो हिस्सा खरीद रहे हैं वो हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर के हिस्से में है या मालिक के हिस्से में है, ये भी आपको देख लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और तब प्रॉपरली जो है आपको उसमें जाना पड़ेगा। अब तो ये भी देखना जरूरी हो गया है कि जो बिल्डर है जी वो रेरा एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको रेरा भी तंग कर सकता है। इसलिए इन सब चीजों को फ्लैट खरीदने से पहले जरूर देख लेना चाहिए कि जमीन सही है कि नहीं, जिस जमीन पर बन रहा है उसका कॉन्ट्रैक्टर सही है कि नहीं, वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है रेरा में कि नहीं जी, तभी आपको खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल, नहीं तो परेशानियां तो हो ही जाती। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम यहाँ पर प्रॉपर्टी या लैंड के ताल्लुक से आपसे रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, इस पर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी सर, अपना नाम बताइए, सवाल करिए। मेरा नाम खादर अली है, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। ये मेरे घर में किराए से 10 साल से रह रहे हैं उन लोग, तो अभी नया किरायानामा बना के रख सकते हैं उन लोगों, यानी खाली कराना बेहतर रहेगा? वकील साहब कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं जी, आप किराए में रह रहे हैं या आप किराया दिए हुए हैं? नहीं, मैं दिया हुआ हूँ किराए पे पोर्शन। 10 साल होगा, 10 साल से रह रहे उन लोगों, या उन लोगों को अभी खाली कराना ठीक रहेगा, यानी किरायानामा बना के, नया किरायानामा नहीं है बना हुआ, किरायानामा बना के रख सकते क्या उन लोगों को? किरायानामा बना लीजिए, अगर रखना चाहते हैं और किसी तरह की और परेशानी नहीं है तो किरायानामा बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 साल हो या 20 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका प्रॉपर किरायानामा है तो सही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका भी और हमारे नाजरीन का भी हमें कॉल करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको रहनुमाई मिल गई होगी। बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी सर, सवाल करिए। हाँ, मैं अभी बात कर रहा था, अभी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैं जी। हाँ, वो मेरे घर के बाजू ओपन प्लॉट है गवर्नमेंट का, उदा ऑफिस पे, उस पे 22 साल से वैसी पड़ा हुआ है। आकर इसका कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोलते हैं, और क्या करना आप जरा बोल सकते हैं क्या? मेरे घर के बाजू है जी। आपको उसमें क्या कुछ परेशानी का सामना है या आपको कुछ दिक्कत पेश आ रही है? ये है कि वहाँ पीछे खा के लोग बैठे रहते,
वो जी। नालियों में आके बच्चे वो करते, हमारे तकलीफ होती। जी जी जी, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है कि वहाँ पर जो इस तरह के लोग हैं शरपसंद अनासिर, वो आके बैठ जाते हैं और उसकी वजह से जो फैमिली वाले हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती है। आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, इसके लिए देखिए, सरकार की जमीन है, अगर सरकार ना कुछ बनाना चाह रहा है तो उसको तो आप जबरदस्ती बनवा नहीं सकते, ऐसा कोई कानून तो है नहीं। जहां तक उसमें गलत किस्म के लोग वहां बैठ जाते हैं, शराब पीते हैं या जुआ खेलते हैं या वहां के लोगों को परेशान करते हैं, तो उसके लिए उनको रुजू करना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट पुलिस का है, वो पुलिस को करें, सब डिविजनल ऑफिसर को कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं कि भाई वहां पर गलत तरह के लोग ना बैठे। लेकिन इसका कोई कानून नहीं है कि कोई हमारी जमीन है, हम खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं बनाना चाहते हैं, तो उससे परेशानी तो किसी को होना नहीं चाहिए। जी ये ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। हाँ, जो गलत किस्म के लोग हैं उनको रोका जा सकता है, उसके लिए पुलिस से रुजू करें या एडमिनिस्ट्रेशन से रुजू करें। जी, और बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इन कॉलर को भी, चूंकि ये काफ़ी परेशान थे और इन्होंने अपनी परेशानी यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करी है, इन्हें ज़रूर अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। अब ये करीब में जो जहाँ पे भी ये रहते हैं वहाँ पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या वहाँ जो इंतज़ामिया है उससे रुजू कर सकते हैं। और नाज़रीन, बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिना कोर्ट जाए, क्योंकि आज भी अक्सर लोग जो है वो कोर्ट जाने से डरते हैं कि कोर्ट में कैसे जाएंगे, कैसे रुजू करेंगे, बिना कोर्ट जाए भी क्या इस तरह के जो नाजायज़ कब्जे जात हैं, कब्जा हो जाता है किसी प्रॉपर्टी पर, उसको हटाया जा सकता है? उसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? जैसे ही आप वर्ड कानून का इस्तेमाल करेंगी तो ऐसा है कि तब तो आपको कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा ना, और कौन सा रास्ता है। और आप ताकत से तो किसी को हटा नहीं सकते हैं। अगर ताकत से हटाइएगा 10 केस मुकदमा हो जाएगा, आप परेशानी में पड़ जाइएगा। इसलिए ताकत का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। हाँ, अगर वहां पर कोई समाज है, कोई आपका पंचायत नहीं सर, है। यहाँ सवाल पूछने का मकसद ये था कि मान लीजिए वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या किसी और तरीके से वो कोर्ट से रुजू कर सकते हैं? फिजिकल अगर वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तब पावर ऑफ अटर्नी दे दीजिए किसी को, किसी वकील को जिम्मेदारी दे दीजिए, या किसी अपने रिश्तेदार को या दोस्त को जी आप एक पावर ऑफ अटर्नी दे दीजिए कि ये मुकदमा जो है ये हमारे ये दोस्त लड़ेंगे मेरे तरफ से। वो आप माना जाएगा कि आप ही लड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी बहुत बिजी है या बाहर रह रहा है और दूसरे शहर में मुकदमा करना है, आना जाने में परेशानी है। जी जी, तो वैसे हालत में लोकल आदमी को, जिस पर उनको एतमाद हो, उसको वो पावर ऑफ अटर्नी देके और पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू वो केस करेंगे, वो माना जाएगा कि आप ही केस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए अगर 3-4 भाई हैं और उनके बीच में किसी तरह का प्रॉपर्टी का कोई मामला जो है वो आ रहा है। अक्सर हमने देखा है कि जायदाद की वजह से आपसी ताल्लुकात जो हैं उसमें तलखी आ ही जाती है। क्या ऐसी सूरत में भी, फैमिली कोर्ट के ताल्लुक से लगातार हम आपसे पूछते रहे हैं, बात करते रहे हैं, क्या ऐसी सूरत में भी फैमिली कोर्ट जो है वो मुआवन साबित हो सकता है, किसी तरह की मदद कर सकता है? नहीं, इसमें फैमिली, जहां पर प्रॉपर्टी का मामला हो जाएगा तो ये फैमिली डिस्प्यूट में नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो है वो सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा, मुंसिफ के यहाँ। आप पार्टीशन सूट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए एक मकान है, उसमें 3 भाई रह रहे हैं और एक भाई चाहते हैं अपना शेयर बेच देना। जी जी, और भाई लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी इस मकान में एंटर करे जी। तो वैसे हालत में भी आपको रुजू करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। वो जो है पार्टीशन एक्ट करके
उसमें आपको ये है कि अगर डोइलिंग हाउस है, जी। मकान रहने का है, और दूसरा जी बिल्कुल वकील साहब, और वक्त चूंकि अब हमें इजाजत नहीं देता, आगे हम आपसे इस तरह से मालूमात हासिल करते रहेंगे। आज के लिए चूंकि आपने इतना कीमती वक्त हमारे तमाम नाज़रीन को दिया, इतनी मालूमात दी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।